Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स की न्यू बुक ऑफ 2025 पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। ये क्लास 11th की फिजिक्स की जो न्यू बुक पढ़ रहे हैं हम लोगों ने उसका चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन पढ़ा है, जिसके आर्टिकल 2.4 का आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 2.4 का आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट को 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम पर मुश्तमिल होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो बॉडी के लिए उसी टाइम पे वैलिड होती हैं जब बॉडी की जो मोशन है वो लीनियर हो, यानी कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का होने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी के में चेंज आ रहा है वो इक्वल हो इन इंटरवल ऑफ टाइम, इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में अगर 2 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है तो 2 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड ही चेंज आए, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, तो आज का स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे और आप एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, मैं हेडिंग्स देकर पढ़ाती हूँ, तो आप लोग ये कोशिश किया करें कि आप लोग अगर आपके कॉलेज या स्कूल में जो टेस्ट वगैरह हैं उनमें भी आप किसी भी टॉपिक्स को हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके और आप एग्जाम्स में भी उस टॉपिक्स को हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर सकें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है वो डिराइव करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा वो पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बाय ग्राफिकल मेथड की अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर सकते हैं और फर्स्ट भी, और आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी। अब देखिए हमारे पास उन्होंने कहा है कि एक बॉडी है, ये भी एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने हर लेक्चर में ली है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी एफ है, उसका वो डिस्टेंस एस कवर करती है टाइम टी में, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखें हमारे पास उन्होंने यही लिखा है, यही चीज़ लिखी है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसी बॉडी के लिए वैलिड होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो, विच अटेन अ फाइनल वेलोसिटी वी एफ इन टाइम टी, जो कि टाइम इंटरवल टी में वी एफ फाइनल वेलोसिटी अटेन करे, और उस वो बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल हो इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 सेकंड के दूसरे सेकंड के बाद भी वेलोसिटी में जो चेंज आए वो 2 मीटर पर सेकंड ही हो। इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एस, वो डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट एस हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ जब हमें पार्टिकुलर डायरेक्शन बता दी जाए पार्टिकुलर, तो वो डिस्टेंस और पार्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बन जाता है इन टाइम टी। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज गिवन बाय एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, जिसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में भी पढ़ा है ग्राफिकल मेथड से। तो जिसमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये ओ ए है वो वी आई को डिस्क्राइब करता है, बी डी हमारे पास जो है वो यहाँ पर बी और डी हमारे पास जो है वो वी एफ को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे पास ये जो ओ ए बी डी की जो हम लोगों ने हमारे पास एक फिगर था उस ओ ए बी डी का, उस फिगर का हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट किया था। उस फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इस फिगर को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दो फिगर्स में डिवाइड कर लिया था, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में हम लोगों ने इस फिगर को जो है वो डिवाइड कर लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट किया था। वो कैसे कि ये जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है, ये ए बी सी हो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, और ओ ए सी डी हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है। इन दोनों के एरियाज को फाइंड करके हम लोगों ने जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, और हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर डिराइव कर ली थी ग्राफिकल मेथड से। हम लोगों ने ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया था कि हम लोगों ने 1/2 ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, यानी कि इसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था। और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया था कि इस रेक्टेंगल की जो दो कंसेक्टिव साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवा दिया था, यानी कि ओ ए और ओ डी ये दो कंसेक्टिव साइड्स इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था हमने। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो फीचर्स देखे हैं कि ये जो हमारे पास लाइन ए बी है, ये इसका अगर हम इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन देता है। अगर हमारे पास लाइन ए बी है उसका अगर हम लोग स्लोप लें तो वो हमें एक्सीलरेशन देता है, और ये इस एरिया अंडर द ग्राफ जो है हमारे पास वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी से ही बात करना शुरू करेंगे। तो अब देखें हम लोग यहाँ पर इस फिगर को एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं करेंगे, बस ये हमारे पास जो फिगर ओ ए बी डी है हम इसको पूरा देखेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रेपिज्म बन जाता है। और ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स देखें, अब देखिए हमारे पास इस फिगर में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो कि चलती तो जाती हैं लेकिन आपस में मिलती नहीं है। तो ये हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो यानी कि ओ ए और बी डी जो साइड है हमारे पास ये एक पैरेलल साइड है हमारे पास जो कि आपस में मैच नहीं होती। और हाइट हमारे पास जो इस फिगर में आ गई वो हमारे पास ओ डी हाइट होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज गिवन बाय एरिया, यानी कि हमारे पास जो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास एरिया ओ ए बी डी से आएगा अंडर द ग्राफ सच दैट। तो हमारे पास ये एक ट्रेपिज्म बन रही है ओ ए और बी डी। तो इस ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है ओ ए, यानी कि हमारे पास ओ ए को जब हम लोग बी डी के साथ प्लस करवा कर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी आ जाएगा। तो ये एक ट्रेपिज्म है। फिर इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है ओ ए प्लस बी डी और हाइट हमारे पास क्या आ गई ओ डी। अब देखिए हमारे पास ये जो ओ ए है ये वी आई को रिप्रेजेंट कर रही है, बी डी हमारे पास वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ डी हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ओ डी और ए सी आपस में पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू टी। तो ओ डी हम लोगों ने लिख दिया कि ये ओ ए जो है वो तो वी आई की इक्वल है, बी डी हमारे पास वी एफ की इक्वल है एंड ओ डी जो है हमारे पास ए सी की इक्वल है। तो वो दोनों चीज़ें हमारे पास टी की इक्वल हैं। तो अब हमारे पास ये ओ ए बी डी और ओ डी की वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास तो अबव इक्वेशन बिकम, तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी,
जब हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो जो हमारे पास अब इक्वेशन है वो हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी बन गई। अब देखिए यही इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में भी आई थी, जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ की वैल्यू निकाल कर पुट कर दी थी, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकालनी, हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ की वैल्यू नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसको यहाँ पर पुट करके हम लोग अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके s के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास बन गई 2s इज इक्वल टू वी आई इंटू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल करते हुए टी की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टी को सेपरेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। टी को हम लोगों ने सेपरेट करना है, इसलिए वी यहाँ पर वी आई जो है हमारे पास पॉजिटिव है, इधर आके वी नेगेटिव हो जाएगा, तो वी एफ नेगेटिव वी आई बन गया। और हमारे पास हम लोगों ने टी को सेपरेट करना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई, ये डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो फिर इस टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है टी इज इक्वल टू वी एफ वी आई ओवर ए, ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम लोग इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ताकि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकें। तो अब हम लोग यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में लिखेंगे, यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 1 में यूज़ किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 2s इज इक्वल टू इंटू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ये यहाँ पर इस टी की हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। तो टी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अब देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास बन गई 2as इंटू वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ नेगेटिव वी आई। तो एज वी नो दैट हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इस इक्वेशन को इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकती हैं, या फिर हम लोग इस इक्वेशन को वी एफ नेगेटिव वी आई से भी वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस फार्मूले से इस इक्वेशन को पिछले लेक्चर में सॉल्व करके दिखाया है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी तो ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख देंगे वी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। एक बात याद रखें कि आपकी बुक पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक के बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है, साइन कन्वेंशन के बारे में बताया गया है, और इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल मोशन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक्स की एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ेंगे जो कि उस टॉपिक में दी गई हैं, कि उस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। तो हम लोग यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होंगी, ये तो स्टूडेंट्स ये 5-6 लेक्चर्स में मैं आपको बताती आ रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती हैं जब जो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है। ये चीज़ तो नॉर्मल सी है। तो जब भी आपके पास ये बात पूछी जाए कि एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होंगी, तो आप लोग आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही लिखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो कि लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इन्वॉल्व होती है, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें वो प्रॉब्लम जो कि लीनियर मोशन को लेकर क्रिएट होती हैं, और या वो मोशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर क्रिएट होती हैं, या वो मोशन जो लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर क्रिएट होती हैं। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास वही बात आ गई कि एप्लीकेबल व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होंगी जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन जो आपकी बुक पे दी गई है वो ये है कि हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटीज़
वेक्टर क्वांटिटीज वही होती हैं जो कि जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको हम लोग कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर्स, हम लोग उनको स्केलर्स के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। स्केलर्स वो होते हैं वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इफ़ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, यानी कि हमारे पास अगर मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, तो हम लोग इनको स्केलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो गई, तो फिर हम लोग इनको स्केलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि फिर इनकी डायरेक्शन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को देखेंगे, और मैग्नीट्यूड के देखने की वजह से हम लोग इनको स्केलर्स के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, हम लोग उनको स्केलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं अगर इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है डज नॉट चेंज ना हो। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो टॉपिक दिया गया है उसमें जो नेक्स्ट चीज़ बताई गई है वो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बाद वो है हमारे पास साइन कन्वेंशन। यानी कि साइन कन्वेंशन क्या होगी? साइन कन्वेंशन ये होगी, अगर हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लें, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लें, तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है हमारे पास, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में, और अगर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बाद और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा और फाइनल वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। अ नेगेटिव साइन इज असाइन टू क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी, वेयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास जो उन क्वांटिटीज यानी कि डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर जो डायरेक्शन है हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट हुई, तो वो क्वांटिटीज हमारे पास नेगेटिव होंगी, नेगेटिव साइन उनके साथ असाइन होगा। अगर हमारे पास वही क्वांटिटीज जो है वो ऑपोजिट नहीं होंगी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो वो उनके साथ पॉजिटिव साइन असाइन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास उस टॉपिक में बताई गई है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यानी कि अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो अब देखिए हमारे पास अगर हाँ पहला टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास एयर की रेजिस्टेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस आल बॉडीज नियर अर्थ सरफेस, यानी कि एयर, हवा की जो रेजिस्टेंस है उसकी गैर मौजूदगी में जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ सरफेस के करीब वो फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये देखेंगे हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है और ये जो है वो उसकी नियरेस्ट सरफेस है, तो इस अगर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो एब्सेंट होगी, एयर रेजिस्टेंस जो है वो एब्सेंट होगी, तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, ये वाला अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास अर्थ पर जो है वो गिरेगा, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा। इसलिए हमारे पास जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पर गिरेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, तो उसको फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से डोनेटेड करते हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है डिनोटेड बाय जी, हम लोग इसको जी से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास जो सेकंड चीज़ बताई गई है इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल, वो ये है हमारे पास कि जो एवरेज वैल्यू होगी जी की एज द सरफेस ऑफ द अर्थ, की जो एवरेज वैल्यू होगी हमारे पास वो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे अगर हमारे पास जो चीज़ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि अगर हमारे पास जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो जी की एवरेज वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। लेकिन अब जो ये सवाल भी आता है कि जब अपवर्ड डायरेक्शन होगी तब जी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग को नेक्स्ट
लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होगी जी की एज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज जो सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कैन बी अप्लाइड टू फ्री फॉल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस कैन बी अप्लाइड टू फ्री फॉल मोशन। यानी कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड के लिए हम लोग एक्सीलरेटेड के लिए जो इक्वेशंस है, यानी कि जो इक्वेशंस हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस के लिए हैं वो हम लोग फ्री फॉल मोशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इक्वेशंस हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए चाहिए होती हैं हम लोग उन इक्वेशंस को फ्री फॉल मोशन के लिए के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट्स पर जो इक्वेशंस लगेंगी वो इक्वेशंस हम लोग फ्री फॉल मोशंस के उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में है। यानी कि अगर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उस पर जो इक्वेशंस लग रही हैं वही इक्वेशंस हम लोग उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि फ्री फॉल मोशन में है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा, हम लोग बाय रिप्लेसिंग ए बाय जी हम लोग हमारे पास जो ए जो होगा वो जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो वो जब ये इक्वेशन उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है और फिर हम लोग ए जो है वो जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि फ्री फॉल मोशन में है। ये इक्वेशन हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए होगी जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए होगी जो कि फ्री फॉल मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।